नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को ये नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल में मैं आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं और ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि ये नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यार। अभी ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहली बार में साउंड साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर से करना पड़ रहा है। देखिए, का पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू अगर काम करे तो काम को कर देगा 24 दिन में। क्यू और आर करे 30 दिन में। एंड पी और आर उस काम को 40 दिन में कर देगा। यहां तक तो सही है। अब टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, कितना 24 30 140 से कटने वाला नंबर है 120। 24 बचे 30 चौक 40 दिया 100। क्लियर है यहां तक बात। अब यार बाएं साइड सबको ऐड करेंगे, P दो बार आएगा, Q दो बार, R दो बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। और दाएं साइड जोड़ेंगे 5 4 9 3 12, यानी ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। अगर 12 है तो 2 से काट देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। P प्लस Q प्लस R बराबर कितना 6। तो ये P प्लस Q प्लस R का ये कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया। अब आगे कहा कि x p से 4 गुना कुशल है, बाई q से आधा कुशल है और z r से 2.5 गुना कुशल है। यदि x बाई z एक साथ काम करे तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखें, x बाई और z के एफिशिएंसी का जो कंपैरिजन किया है वो p q और r के रिस्पेक्ट में किया है। तो p q r का पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिए, सामने सब लोग देखिए। अगर P का एफिशिएंसी निकालना है तो P प्लस Q प्लस R के कंबाइंड एफिशिएंसी में से अगर P का निकालना है तो Q और R का घटाना पड़ेगा। तो Q और R का कितना है 4, तो 6 में से 4 गया, P का कितना 2। अब ध्यान से, Q का अगर निकालना है तो तीनों में से अगर Q का निकालना है तो P और R का घटा देंगे। P और R का एफिशिएंसी 3 है, 6 में से 3 गया, Q का 3 आएगा। R का निकालना है तो 6 में से R अगर निकालना है तो R के अलावा P और Q को घटाएंगे। P और Q का 5 है, 6 में से 5 गया 1। तो ये P Q और R तीनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता कर गए। अब पूछा है x बाई जेड के बारे में, तो x का बाई और जेड का निकाल लेते हैं। एक बार जरा और ध्यान से डाटा पढ़िए। का x का एफिशिएंसी P से 4 गुना है, तो P का 2 है तो x का 4 गुना यानी कि 4 दूना 8 होगा। बाई Q का आधा है, Q का अगर 3 है तो 3 का आधा, आधा यानी बाई का एफिशिएंसी 1.5 होगा। और Z जो है R से 2.5 गुना, R का एफिशिएंसी 1 है, इससे 2.5 गुना, तो 1 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 2.5, ये Z का एफिशिएंसी होगा। अब x बाई और z तीनों का एफिशिएंसी पता कर गए। x का एफिशिएंसी 8, बाई का 1.5 और z का 2.5 है। का तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में, तो टोटल है 120, तीनों मिलकर करे तो एक दिन में 8। पहले 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4, 8 4 12, तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सवाल कुछ खास था नहीं, आसान सा था, बस x बाई जेड का एफिशिएंसी निकालना था। और x बाई जेड का जो एफिशिएंसी है ये p q और r के रिस्पेक्ट में दिया है, तो पहले p q और r का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालिए, फिर x बाई जेड आ गया। ठीक है, चलिए देखिए। कहा एक फल विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है और उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, ये इसने सवाल में पूछा है। एक चीज देखिए, आप सबको पहले भी कई बार बताएं, जब भी रुपया और क्वांटिटी मिक्स करके दे दे और एक क्वांटिटी का अगर रेट निकालना हो तो रुपया ऑलवेज ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे। जैसे आप देखे भी होइएगा, सामान उमान अगर खरीदते हैं तो उस पर रेट लिखा रहता है 70 रुपया पर केजी, पर यानी कि 1 केजी का रेट है 70 रुपया। तो रुपया ऑलवेज ऊपर और क्वांटिटी जो है हमेशा नीचे लिखना होता है। ठीक है बात। अब देखिए का 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचा। अच्छा, 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है तो एक नींबू कितना में बेचा होगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक नींबू का विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है बात। 3 रुपया में 15 नींबू बेचा तो एक नींबू कितना में बेचा हो गया, बेचा होगा रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे।
उसको 60% लाभ हुआ तो क्रैमूल निकालना। अच्छा 60% लाभ हुआ यानी कि बिक्रैमूल कितना होगा 160%। ये भी सेलिंग प्राइस है परसेंट में और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है अतः आपस में बराबर। अब क्रैमूल निकालना है, का 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा था, तो क्रैमूल निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना। अब ये 3/15 160 बट्टा में आ जाएगा अगुना 100। अब काटिएगा तो 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 3 पचे 15 और 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/8। तो ऊपर वाला क्या होगा अभी बताया, ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु, यानी आप बोलेंगे सर 1 रुपया में कितना वस्तु, 8 वस्तु खरीदा होगा। एक तो तरीका ये है, और इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है देख लीजिए थोड़ा। अगर ये ना समझ पाए, नहीं क्या इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए कहा 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, तो एक नींबू कितना में बेचा होगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये विक्रय मूल्य है। अच्छा 60% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा 160%। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य ये है, तो विक्रय मूल्य अगर 60% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना 160 हो जाएगा, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ पाए बात को, समझ पाए। अब वही चीज है, 2 से 5, 2 से 8, 3 पचे 15 से एक बार 15 कैंसिल, 1/8 हो गया, यानी कि 1 रुपया में 8 वस्तु। तो ऐसे भी कर सकते इसको। देखिए ये सवाल अच्छा है। कॉट थीटा -1/1 प्लस tan, कॉट और tan भी दिख रहा है और यहाँ साइन कॉस है। केवल साइन कॉस रहता तो 0,90 ले सकते थे, लेकिन यहाँ 0,90 तो ले नहीं सकते चूंकि कॉट tan है। 0,90 कोई लेंगे तो कॉट या tan में से कोई ना कोई तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 45 अगर लीजिएगा तो 45 लेंगे, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर cot 45 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, और tan 45 1, 1 में से 1 गया 0, और 0/0 अगर है तो ये अनडिफाइन होता है। पहले भी कई बार बताया, जब भी ट्रिग्नोमेट्री हो या अलजेब्रा हो, अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो दिल करे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इतना रखना होगा कि रिजल्ट इनफाइनाइट ना आए या फिर कोई आइडेंटिटी जो है अनडिफाइंड ना हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ तो 0,90 तो पहले ही नहीं ले सकते थे, 45 भी नहीं लेंगे, तो अब करेंगे कैसे, तो 30-60 लेकर आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 30-60 में कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इसको बेसिक ही करिए, और कोई रास्ता है नहीं। देखिए कॉट को चूंकि सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉट आप सबको पता है कॉट होता है कॉस बट्टा साइन, और -1 है, तो इस चीज को आप डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं क्या, कि कॉस माइनस साइन थीटा, और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, पूरे के बट्टा में। अब यहां tan हो जाएगा क्या, tan होगा साइन बट्टा कॉस, तो ये क्रॉस करिएगा तो कॉस माइनस साइन हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे केवल c और s लिख के आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, पूरा कॉस लिखने का जरूरत नहीं है, केवल c और साइन है तो s लिख दीजिए, काम हो जाएगा इससे भी, ठीक है ना बात। लेकिन हम लिख दे रहे हैं पूरा, और डिवाइड में है। यहाँ देखिए तो यहाँ अगर क्रॉस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा, और बट्टा में क्या है साइन इंटू 1 प्लस कॉस। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा मेरे भाई इसमें, क्लियर है बात। अब देखिए तो जरा ये दोनों उल्टा, ये जब इनवर्स होगा तो ये इससे ये कट जाएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा साइन, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना लिखेंगे 2 सर, और प्लस 2 कॉस थीटा, अब बट्टा में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया काम। अब इसको देखें तो 2 अगर कॉमन कर लीजिएगा, यहां से 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1, सॉरी
दो कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर में 1 प्लस कॉस थीटा, और इससे ये कैंसिल हो गया, बस हो गया। अब यहाँ है सर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाय 2। साइन से साइन कट गया, कॉस बट्टा 2, ऑप्शन है। ठीक है, तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। अगर 30 या 60 भी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, ये आसान सा सवाल है। का यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, यानी कि 7 वर्षों में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन का 56% है, यानी कि 56% ब्याज आपको मिला है। 56% ब्याज मिला है कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। क्लियर है यहां तक? अब कहा कि यह कितने वर्षों के बाद, टाइम पूछ रहा है कि यह कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज जो 56% 7 वर्ष में मिल रहा था, तो पूछ रहा है कि यह साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कितने समय। मूलधन के बराबर कहने का मतलब आप सबको पता है कि सर मूलधन परसेंट में होता है 100%, और कहा कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्षों में। मूलधन के बराबर बोले यानी 100% साधारण ब्याज कितने वर्षों में, तो 100% ब्याज कितने वर्षों में ये पूछ रहा है। तो 7/56 अगुना 100, 7 से 8 बार में, 4 से 2 बार, 4 से 25, 25/2 यानी कि 12.5। अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 25/2 12.5 यानी कि 12 वर्ष 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात, चलिए इसको जरा ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है। पहले तो ये बताइए, आप सबको कई बार बताए हैं, किसी भी पॉलीगन में सभी अंतः कोणों का, बस 1 मिनट, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग होता है मेरे प्यारे भाई n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी अंतः कोणों का योग। दूसरा, एक अंतः कोण की अगर बात करें, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, तो अगर कोई भी पॉलीगन अगर जिसमें n साइड है उसके सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री है। अगर एक अंतः कोण बोले तो सभी अंतः कोणों के योग में, सभी अंतः कोणों के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो ये एक अंतः कोण हो जाएगा। n भुजा की संख्या है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, तो सर किसी भी पॉलीगन में सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटीरियर एंगल जो है ये साइड पे डिपेंड करता है। जैसे त्रिभुज है तो उसके सभी अंतः कोणों का योग 360, चतुर्भुज है तो 360, पंचभुज है तो 540, यानी अंतः कोण जो है वो भुजा पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? लेकिन बाह्य कोण चाहे कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है और वो होता है 360 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा। और चौथा सर, एक बाह्य कोण अगर बोले, एक बाह्य कोण क्या होगा, तो सभी नंबर ऑफ साइड, भुजा की संख्या कितना n बोले हैं, तो सभी बाह्य कोण का योग 360 में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा, एक बाह्य कोण हो जाएगा। और इसमें पांचवा और लास्ट याद रखिएगा, इससे पॉलीगन का कोई भी सवाल, आप कोई भी नहीं, जो एग्जाम में आता है जनरली, आप लोग जितने भी सेट उड़ लगाते होंगे पॉलीगन का जितना भी सवाल मिलता होगा उसमें यही 5 आप यूज करते होंगे। विकर्ण क्या होता है, तो n इंटू n-3/2, बस इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? अब एक छोटा सा बात समझिए जरा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बोले कि ये कोई नंबर है 15 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इसी फिक्स नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करिए, और इसी फिक्स नंबर को आप 4 से डिवाइड करिए। 2 से करेंगे तो 7.5, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 नमा 27, 4.9, 4 तिया 12, 4 7 28, आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर अगर ऊपर में नंबर फिक्स है, ऊपर में नंबर अगर फिक्स है तो नीचे अगर बड़ा वैल्यू लेंगे, जैसे जैसे वैल्यू बड़ा करते जाइएगा तो वैसे वैसे रिजल्ट क्या होते जाएगा, छोटा। यानी कि अगर ऊपर फिक्स नंबर है, नीचे वैल्यू छोटा रहेगा तो रिजल्ट बड़ा, और वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करेंगे रिजल्ट क्या आते जाएगा, छोटा आता जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो देखिए जरा, सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको, इसको हटा देते हैं, ओके ना।
हो जाएगा। चलिए देखिए, कहा ए नामक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या, कहा कि एक पॉलीगन है ए जिसमें नंबर ऑफ साइड है s-1। आगे कहा कि बी नामक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या s+2 है, यानी कि दूसरा जो पॉलीगन है इसमें भुजा का संख्या s+2 है। अच्छा, पहला जो पॉलीगन है उससे ज्यादा नंबर ऑफ साइड सेकंड वाला में ना है, इसमें s-1 है, इसमें s+2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ साइड ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे सभी बाह्य कोणों का योग कितना 360, अगर कोई पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड n है, तो सभी बाह्य कोण के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो क्या एक बाह्य कोण नहीं आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर साइड बड़ा करेंगे तो कोण छोटा हो जाएगा, और साइड अगर कम रहेगा यानी साइड छोटा है तो एक अंतःकोण बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बड़ा। साइड बड़ा तो छोटा रिजल्ट आएगा, और अगर साइड कम है तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से ना कम को घटाएंगे। तो आप बताइए, ये छोटा वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो मान लीजिए आगे कहा है कि बिना नियम भुजा की संख्या s+2 के बराबर है। इसके बाएं कोण में 6 डिग्री का अंतर है, यानी कि ये जो दो पॉलीगन है ए और बी, इनके बाएं कोण का जो अंतर है, एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो दिया है 6 डिग्री का। क्लियर है। और अभी बोले अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को निकालिएगा। तो सभी बाएं कोण का योग कितना होता है, 360, और सभी बाएं कोण के योग में नंबर ऑफ साइड, तो ज्यादा वाला से भाग देंगे तो छोटा रिजल्ट आएगा, कम वाला से भाग देंगे तो रिजल्ट बड़ा, तो कम वाला पहले लिखिएगा, बस इतना ध्यान में रखना है। और ये 360, दूसरा में नंबर ऑफ साइड कितना है, s+2, और इनका जो डिफरेंस है ये दिया है कितना, 6। अब कहा एस का मान, तो एस का वैल्यू अगर निकालना है तो ऑप्शन से ही जा सकते हैं। बेसिक सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, माथा का तार झंझन आ जाएगा सॉल्व करते करते। तो ऑप्शन से करिए, अगर 11 लेंगे तो एस का वैल्यू 11 लेंगे तो 11 में से एक जाएगा 10, 36 आ जाएगा। एस का वैल्यू 11 लेंगे तो 11 2 13, ये तो होगा नहीं। 17, 17 में से एक जाएगा 16, 16 दूना 32, नहीं कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 15 लेंगे, 15 में से एक जाएगा 14, 14 से नहीं कटेगा। 13 लेंगे तो 13 में से एक गया 12, 12 तिया 36, 30, 13 दो 15, 15 चौ 15 दूना 24, 15 दूना 24, 15 15 दूना, अच्छा सॉरी हाँ, 15 दूना 30, 30 15 चौक 60, सही तो है। 15 30 13, ऑप्शन नंबर डी। 13 लेंगे तो हो जाएगा ना 360, 13 में से एक गया 12, 360, 13 दो 15, 12 तिया 36, 30, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 30 में से 24 जाएगा 6, सेटिस्फाई हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, मेन अच्छा इस वजह से, बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते इसको, लेकिन इतना तो कर सकते कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपको ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें नंबर, पहला पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कम है, सेकंड वाला पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड ज़्यादा है। तो ज़्यादा अगर 360 सभी बाह्य कोण का योग होता है, इसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो एक बाह्य कोण आ जाएगा, एक बाह्य कोण आ जाएगा। और नंबर ऑफ साइड ज़्यादा रखेंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा, और नंबर ऑफ साइड कम रखेंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा। और हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं, तो 360 में छोटा वैल्यू कौन है, s-1 पहले लिख दिए। बस यही चीज समझना था कि पहले कौन रहेगा, है ना। चलिए देखिए, का ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है और सी की आयु से आधी। बहुत आसान सवाल है। ए बी और सी के एज का रिलेशन दिया, ए की आयु बी से 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ए का जो एज है बी से 3 गुना है और सी से आधा है, सी से आधा है। तो ऐसा कोई भी नंबर आप देख लीजिए, तो ऐसे 3 दो 6 इसका लेते हैं, और इससे 3 गुना तो 2, और इसका आधा है यानी इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे का, यदि उनकी आयु का योग 120 है, इन सब के उम्र का योग 120 है, अनुपात में कितना है, 6 3 9 2 11। क्या लिखा, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, सही तो है, 2 तिया 6। सी की आयु की आधी, अरे सॉरी 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 सॉरी, सी की आयु की आधी है, आधी है सी से। ए का जो एज है वो सी से आधा, सी से आधा यानी सी का एज इससे डबल होना चाहिए, तो डबल 12। क्लियर है यहाँ तक। और भी आप ले सकते हैं, छोटा कर लेंगे रेशियो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के उम्रों का योग 120 है, अनुपात में 12 6 18 2 20। पूछा किसका, एक की आयु, एक का एज कितना है 6, तो 20 6 6 36, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए
देखिए इसको कहा चार क्रमागत विषम संख्या। अच्छा, चार क्रमागत यानी कि लगातार विषम संख्या का योग 160। एक तो तरीका है कि बेसिक आप करिए, आसान सवाल है तो बेसिक में भी टाइम खराब नहीं होगा आपका। और आप सबको इतना तो पता है ही कि सर अगर चार लगातार विषम लिखें या सम लिखिएगा, अगर लगातार लिखेंगे तो गैप दो दो का होगा, दो दो से जुड़ जुड़ कर नंबर आगे बढ़ रहा होगा। तो मान लेते हैं पहला विषम संख्या x है, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस दो, फिर अगला x प्लस दो, इससे दो ज्यादा, फिर इससे दो ज्यादा x प्लस 6। और इन चारों का जो सम है, इन चारों का योग दिया है कितना 160। तो पहले वेरिएबल को ऐड करिए x x x x 4x, 6 4 10 और 2 12, उधर जाके घट जाएगा तो 148 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से 4 से काट दीजिएगा तो x का वैल्यू 4 तिया 12, 4 7 28, x 37 है। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी x है ना, और x का वैल्यू कितना आ गया 37। एक तो तरीका ये है, एक तरीका है कि आप इस सवाल को ऐसे सोचिए कि सर चार लगातार विषम संख्या है। अगर लगातार है तो आप सबको पता है कि लगातार संख्या का एवरेज उसका मिडिल टर्म होता है, बीच वाला नंबर होता है। अगर इन चारों का योग 160 है तो इन चारों का एवरेज क्या होगा, 160 बट्टा 4 एवरेज हो जाएगा। यानी इन सब चारों का एवरेज कितना है 40। तो आप बताइए ये चार लगातार विषम संख्या और इसका एवरेज मालूम है, तो एवरेज तो बीच वाला आता है और बीच में दो नंबर है तो इसके भी बीच वाला एवरेज होगा, यानी कि एवरेज 40 है। कोई दिक्कत नहीं। इन चार लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 40 है। तो आप जरा ये बताइए इन चारों का एवरेज क्या होगा, तो चारों का एवरेज बीच वाला नंबर और बीच में दो नंबर आ रहा है तो उन दोनों के बीच में होगा 40। क्लियर है बात। अब जरा जरा सोचिए कि 40 से जस्ट आगे या 40, या फिर ऐसे सोचिए कि 40 किन दो विषम संख्या के बीच में आता है, तो आप 40 से जस्ट पहले होता है 39 और 40 के जस्ट बाद 41। छोटा पूछा है तो 39 से दो कम, ये कितना हो जाएगा 37। बड़ा निकालते तो दो आगे बढ़ जाता। क्लियर है बात। तो सबसे छोटा 37 है। तो ये मौखिक भी आप इस सवाल को कर सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं था। जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये भी आसान है। कहा ए ने एक बैंक में 8,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर जमा किया। ठीक है, ए ने साधारण ब्याज के दर पर जमा किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। और कहा बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर जमा किया। 3 वर्ष के बाद उनके ब्याज के राशि के बीच का अंतर ज्ञात करना। का ये जो है 8,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से निवेश किया और बी 6,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किया। तो 3 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का अंतर क्या होगा। तो पहले ये बताइए, ए अगर 8,000 रुपए निवेश किया है 8% के दर से, तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज हर साल तो इक्वल मिलेगा। तो 8% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज 8 या 24%। तो 8,000 रुपए पर 8% के दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा 24%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, जीरो, 8 चौक 32, साथ में रहा 3 8 दूना 16, 3 92, 190 रुपया। ये साधारण ब्याज आ जाएगा। ओके। अब बी जो है 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। सर आप बताना 10 वाला तो यादें है, कई बार हम भी सवाल कराए हैं कि 10% के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। 33, ये सब छोटा छोटा वैल्यू आप याद रखें तभी सीआई के सवाल को जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा सीआई के सवाल को करने में। और ये सब कई बार आप लोग को मिलता है याद है, जैसे 10% के दर से 2 साल का सीआई 21%, 10% के दर से 3 साल का सीआई 33.1%। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर है। तो 33.1%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल, 6 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 1 19, 1986। कहा कि इनके ब्याज का डिफरेंस क्या होगा। कितना आसान सवाल है, बताइए कितने का अंतर है ब्याज में, तो 6 66 का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात। चलिए देखिए, कहा 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। 36 को तो लड़का है और एक उनके प्रोफेसर हैं, यानी कि टोटल कितने मेंबर हो गए 37 लोग हो गए। यानी कि 37 कैंडिडेट का एवरेज दिया है कितना, 18 वर्ष। आगे कहा प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए। अच्छा, प्रोफेसर को छोड़ देंगे तो कितने लोग बच जाएंगे, ओनली 36 स्टूडेंट बच जाएगा और इनका औसत कितना है 17 वर्ष है। ठीक है। तो प्रोफेसर क्या है,
देखें एक चीज बताइए, एवरेज मतलब होता है सबको बराबर करना, एवरेज मतलब सबको बराबर करना। जैसे हम बोले, क्या बोले, क्लास मान लीजिए है, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, हम बोले कि इस पूरे क्लास का औसत आयु 15 साल है। 15 साल औसत कहने का मतलब होता है सबको बराबर करने है, यानी कि हर बच्चा 15-15 साल का है। सिंपल, इतना ध्यान में रखिए। तो आप बताइए 37 लोगों का औसत आयु 18 वर्ष है, यानी कि प्रत्येक का एज 18-18 वर्ष है। सबका एज कितना है? 18-18 वर्ष, उसमें टीचर भी शामिल। सबका मतलब एवरेज मतलब सबका बराबर। जैसे अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए 50 लोग देख रहे हैं, हम बोले कि सभी का, इन 50 लोगों का औसत आयु 15 साल है, तो सारे बच्चे का एज 15-15-15, और उन सब में आपके साथ मेरा भी एज हो जाएगा 15 साल। समझ पा रहे हैं ना बात? तो 37 सदस्य का औसत आयु 18 है, यानी कि सर सबका एज 18-18 है। तो आप बताइए टीचर चले गए, तो अगर टीचर चले गए, अगर वो 18 साल के ही होते तो उनके जाने से ग्रुप के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उनके जाने के कारण पहले औसत 18 था, अब 17 हो गया, यानी कि औसत में कितने का कमी हो गया? औसत में 1 का कमी, यानी कि जो गए हैं उनका एज जो है सारे ग्रुप के एज से ज्यादा होगा, ज्यादा ना होगा हो। तो आप बताइए 1 का कमी हो जाएगा सब पे, 36 बच्चा है उन सब के एज में 1 का कमी हो गया। तो बताइए कि वो जो गए इस औसत से 36 ज्यादा लेकर चले गए, तो 36 ऐड करिएगा, तो 18 और 36 कितना हो जाएगा? 54 साल। इतना आसान था, इतना करना भी नहीं था, आपको सीधे ये देखना था कि 36 लड़का और उनके एक प्रोफेसर का औसत आयु 18 वर्ष है, यानी कि सबका एज 18-18 साल है। सबका एज कितना कितना है? 18-18 साल है। अगर प्रोफेसर गए हैं तो वो अगर 18 साल के ही होते तो ग्रुप के औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनके जाने के कारण औसत जो है प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो अब औसत 17 वर्ष हो गया। तो मेरे भाई जो गए हैं उनका एज ज्यादा होगा, जिसके वजह से औसत पहले 18 था अब 17 हो गया, यानी कि औसत में 1 का कमी। और औसत कहने का मतलब होता है पर बॉडी, 1 का जो कमी हुआ वो सब पर हुआ होगा। तो प्रोफेसर तो अपना चले गए, तो बच गया 36 बच्चा, यानी इन सब में 1-1 का कमी हुआ, तो टोटल 36 का कमी हुआ। यानी क्या हुआ कि प्रोफेसर का एज जो होगा 36, औसत से 36 ज्यादा होगा। तो बस 36 ऐड कर देना है, 54। समझ गए? एक बार और हो जाएगा। चलिए देखिए का, ये तो आसान है, इसमें 2 फॉर्मूला है। इसको देखें यार, 3-4 तरीका है शिफ्टिंग मेथड से आप इस सवाल को कर लीजिए, बेसिक कर लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। लेकिन हम बोलेंगे कि आप फॉर्मूला याद रखिए, ये ज़्यादा अच्छा है, शिफ्टिंग वोफ्टिंग काम नहीं आएगा। 2 पैर वालों का संख्या, 2 पैर वालों का संख्या, 2 पैर वालों का संख्या बोले तो लेग माइनस हेड गुना 4/2, और 4 पैर वालों का संख्या बोले, 4 पैर वालों का संख्या बोले तो लेग माइनस हेड गुना 2/2। बस ध्यान इस बात, लेग माइनस हेड बाई 2 तो दोनों जगह है, लेग माइनस हेड बाई 2, लेग माइनस हेड बाई 2 दोनों जगह है। बस छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा कि 2 पैर वाला का निकाल रहे होंगे तो हेड में 4 से गुना, और 4 पैर वाला का निकाल रहे होंगे तो हेड में 2 से। 2 पैर वाला रहे तो हेड में 4 से, और 4 पैर वाला रहे तो हेड में 2 से। क्लियर है बात? इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाइए सवाल पे। किसान के पास घर में मुर्गी और बकरी है, उनके सिर की कुल संख्या हेड 42 है और पैर 138 है। मुर्गी की संख्या यानी 2 पैर वाला ना, तो 2 पैर वाले का संख्या होगा लेग माइनस हेड गुना 2 पैर वाला है, मुर्गी का 2 पैर होता है, 2 पैर वाला है तो हेड में 4 से गुना बाई 2। तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 चौक 16। अब मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा कितना? 30। माइनस को इग्नोर कर देना है, क्यों? क्योंकि संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो माइनस आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, बट्टा में 2, 2 से काट दीजिए तो 15, यानी मुर्गी क्या है? 15। ठीक है, बढ़ जाते हैं। देखिए का, एक कटोरे में 9 नीली 7 सफेद और 5 काली गेंद है। ठीक है बात? 3 कलर के बॉल रखे हुए हैं कटोरे में। का एक बार में 2 गेंद को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखें यार, 2 गेंद निकाले हैं तो कहा एक ही गेंद वाइट होना चाहिए, इसकी क्या संभावना? एक गेंद वाइट होना चाहिए, 2 गेंद निकाले उसमें से एक वाइट होना चाहिए, तो बाकी जो एक बच गया वो किसी डिफरेंट कलर का होना चाहिए। इसका मतलब यही ना, 2 गेंद निकाले उसमें से एक अगर वाइट होना चाहिए तो बाकी जो एक बच गया वो किसी अदर कलर का होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आप बताइए 2 में से एक सफेद होना चाहिए, सफेद गेंद टोटल है क्या गो? 7 गो।
एगो सफेद होना चाहिए, यानी कि 7 में से ही कोई एक गेंद निकला होगा, तो 7C1 इनटू। अच्छा बताइए, एक गेंद जो है वो किसी अदर कलर का होगा, तो सफेद के अलावा और अपने पास कितने कलर के बॉल हैं, नीली और काली गेंद है, तो 9 गो नीली गेंद है, 5 काली है, तो 9 और 5 14 हो गया, तो 14 में से कोई एक निकला होगा, यही 14 में से कोई एक निकला होगा, तो आप बोलेंगे 14C1। और बट्टा में टोटल गेंद कितना है, 9 और 7 16 5 21, तो 21C2। क्लियर है बात। अब देखिए 7C1 यानी 7, 14C1 यानी कि 14, अवट्टा में 21C2 अगर सॉल्व करिएगा तो 21 गुना 20, बट्टा में 2 है ना, यहाँ सॉरी बट्टा में नहीं, यहाँ 2 है, तो 21 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 21C2 यानी 21 गुना 20, अवट्टा में 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिएगा कितना बार, 10 बार, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 21 गुना 10, काटिए तो 7 या 21, 2 पचे 10, 2 सते 14, यानी कि 7/15। समझ पाए बात, क्या कहा है। टोटल 9 नीली गेंद है, 7 सफेद गेंद और 5 काली गेंद है, का एक बार में 2 गेंद निकाले तो केवल एक ही गेंद सफेद हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, एक गेंद सफेद हो यानी कि बाकी जो एक है कोई अदर कलर का गेंद हो, अदर है कि नहीं, तो एक सफेद हो, तो सफेद तो 7 गो है, तो 7 में से कोई एक निकलेगा, 7C1, तो सफेद का हो गया, बाकी एक जो है डिफरेंट कलर का रहे, यानी डिफरेंट कलर का बॉल अपने पास बाकी कितने हैं, 9 और 5 14 गो ना, तो वही 14 में से कोई एक होगा, 14C1। देखिए ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है ना उसके 33/40 में बेचा जाता है, तो मान लेते हैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, सपोज SP1 मान लेते हैं ओरिजिनल वाला पहले, और अब जो है नया वाला SP2। कहा कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर, वास्तविक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के, वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 में बेचा गया, यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 40 था तो बेचा गया कितना में, 33 में। इस बात को समझ पाए, का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 33/40 में बेचा गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 33/40 में, यानी का के की जिसके साथ होता है ना लगा हुआ वो वैल्यू बट्टा में आता है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 33/40 यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 40 है तो बेचा गया 33। क्लियर है बात है। अब आगे का उसे 25% हानि हुआ, यानी ओरिजिनल 40 था, बेच दिया 33, तो उसको 25% का क्या हो गया, हानि, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। अच्छा बेचे हैं कितना में, 33 में, 25% हानि, तो विक्रय मूल्य कितना, 75, तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, 25 तिया 25 चौक, 3 से 11 बार में, तो 11 चौक 44, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेच दिया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा में बेच दिया, तो अब जो नया सेलिंग प्राइस बना ये बताइए, तो 40 का 32% निकालिएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 डेसिमल एक अंकों से पहले लग जाएगा, तो 40 सेलिंग प्राइस था, इससे 12.8 ज्यादा में बेचा है, यानी कि बेचा होगा कितना में, 52.8 में, तो कहा बताइए कितने का लाभ होगा, तो सर क्रय मूल्य है 44, अब बेचे हैं 52.8 में, तो कितना ज्यादा में बेचे हैं, तो 8.8 ना हो, 8.8 में बेच दिए हैं कितना से, 44, 8.8 लाभ पर बेचे हैं, किस पर, क्रय मूल्य 44 पर, परसेंट 100 से गुना, 0 से डेसिमल कैंसिल, 44 से 2 बार, 10 दूना 20%। अच्छा सवाल था ये भी, 23 का ही पूछा हुआ सवाल है ये। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य को स्पर्श करता है, इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए 3 वृत्त है मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार का इस प्रकार से रखा गया है कि प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्तों को टच करता है, तो तीनों वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया निकालना, इस शेडेड पोर्शन का एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये बताइए, रेडियस दिया है कितना, 7, तो केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो रेडियस 7, सिमिलरली इधर केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, इधर भी केंद्र से परिधि को, यार केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, रेडियस 7, तो वैसे ही इधर ये 7 7 7 7। क्लियर है बात। अब एक बात बताइए, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए,
ये जो ट्रायंगल बना ये 7 और 7 पूरा 14 है, सिमिलरली 7 और 7 14, ये भी 7 और 7 14 हो गया। तो क्या ये त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई समान है क्या? आप बोलेंगे यस सर सेम है। और अगर तीनों साइड का लेंथ इक्वल है यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु है तो इसका प्रत्येक एंगल कितना कितना डिग्री का होगा? 60-60 डिग्री का होगा, होगा ना। अब सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया में से, पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया में से अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दीजिएगा तो क्या छायांकित भाग का एरिया नहीं आ जाएगा? तो पूरे समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है? ये 7 और 7 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस सेक्टर का एरिया। एक त्रिज्य खंड जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक त्रिज्य खंड 60 डिग्री का, तो इन तीनों को मिलाकर टोटल, जैसे कई बार बच्चा इस प्रकार से भी सोचता है कि सर 60-60 डिग्री का 3 सेक्टर है अपने पास, तो 60-60 का 3 सेक्टर मिलाइएगा तो 180 डिग्री वाला सेक्टर, और 180 कहने का मतलब अर्धवृत्त होगा, तो डायरेक्ट अर्धवृत्त का एरिया ले लेगा। और नहीं तो आप इंडिविजुअल निकाल लें कि एक सेक्टर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक सेक्टर का एरिया कितना? θ/360 गुना पाई, पाई के रूप में आंसर नहीं दिया तो पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7 पाई r स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। एक सेक्टर का एरिया इतना, और ऐसा ऐसा सेक्टर है कै गो? 3 गो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 3 का 18 से काट दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, और 7 49 और 2 से काटिए तो 11 बार में, इधर काटिए 4 चौक 16, 4 9 36, यानी कि 49√3 अब माइनस 11 7 77, 49√3 माइनस 77, ऑप्शन नंबर है सही है। चलिए देखिए ये सवाल, देखिए जरा सब लोग एक बार पहले पढ़िए इसको, अच्छा सवाल है ये। का एक आयत की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, आयत का लंबाई दिया है और आयत का एरिया दिया है 150 सेंटीमीटर। आगे का लंबाई में वृद्धि करने पर इसका एरिया बढ़कर इसके मूल एरिया का 1.1/3 गुना हो जाता है। मेन यही लाइन आपको समझना है, लंबाई वृद्धि करने पर इसका एरिया बढ़कर ओरिजिनल एरिया का 1.1/3 गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये बताइए, आयत का लंबाई 15 है, लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एरिया दिया है 150, तो चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई कैसे निकालिएगा? तो एरिया को अगर लंबाई से डिवाइड कर दीजिएगा तो चौड़ाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10, चौड़ाई आ गया 10, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इसको ध्यान से समझिए, का लंबाई में वृद्धि करने पर इसका एरिया बढ़कर मूल एरिया का 1.1/3, 1.1/3 यानी कि 4/3 गुना हो गया। अच्छा, लंबाई को बढ़ा दिए जिसके वजह से एरिया 4/3, ओनली लंबाई में चेंज किए हैं जिसके वजह से एरिया चेंज हो गया है, तो आप बताइए मेरे भाई, जितना एरिया में परिवर्तन हुआ लंबाई में भी उतना ही परिवर्तन हुआ होगा। कहा लंबाई को केवल बढ़ाकर एरिया को 4/3 गुना कर दिए, इसका मतलब जो चेंज एरिया में हुआ है वही चेंज लंबाई में हुआ होगा। एरिया अगर 4/3 हो गया मींस लंबाई भी 4/3 गुना हो गया, आप किए होइएगा। क्लियर है बात? तो आप बताना नया जो लंबाई होगा, पहले लंबाई था 15, एरिया 4/3 गुना यानी लंबाई 4/3 गुना, 3 5 15, 5 चौक 20, तो लंबाई कितना हो गया? 20। अच्छा, चौड़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बोला, यानी कि चौड़ाई अभी भी कांस्टेंट है, यानी पहले 10 था तो अभी चौड़ाई 10 है। तो पूछा है कि अब नया आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 2 × L + B, 2 × L + B, तो L 20 अभी 10, तो 20 और 10 30, तो 30 दूना 60, ऑप्शन। यही मेन ये वाला लाइन समझना था। ओके, जो चेंज एरिया में हुआ, चूंकि लंबाई को बढ़ाए तो एरिया हो गया 4/3 गुना, यानी कि एरिया में जो चेंज हुआ वही चेंज आप लंबाई में किए होंगे। एरिया 4/3 गुना मीन्स लंबाई भी 4/3 गुना। चलिए, ये तो रेकरिंग का जोड़ घटाव, इसमें तो आप लोगों को महारत हासिल है। देखिए, आप सबको पता है कि जिस पर रेकरिंग है उसको कम से कम 3 बार, जब भी रेकरिंग का जोड़ घटाव आ जाए ना बड़ा बड़ा, तो सिंपल तरीका यह है कि जिस पर रेकरिंग लगा है डेसिमल के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग लगा है उसको कम से कम 3 बार लिखिए। तो 26 पे लगा है तो 26 को कम से कम 3 बार लिख लिए। प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं 1.33,
और 2.14 पर एक रिंग है तो 14 को 3 बार। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, ये घटा देना है। 9 में से 4 गया 5, 3 2 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3 1 4 में से 2 गया 2। तो 2 पॉइंट कौन बार बार रिपीट कर रहा है? 4 5 4 5, तो 4 5 के ऊपर बार लग जाएगा। 2.45 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखिए ये भी आसान सा सवाल है। मेन यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डेसिमल का जो प्लेस है ना वो फिक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2116 का वर्गमूल दे ही दिया है आपको 46 है। अब बताना 2100, डेसिमल को अभी इग्नोर करिए, डेसिमल को इग्नोर करिए। 21.16 है तो डेसिमल को इग्नोर करिए। 2116 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 46। अब डेसिमल बैठाना है, रूट के अंदर 2 अंक से पहले डेसिमल है तो रूट के बाहर आधा हो जाता है, आधा यानी 1 अंक से पहले डेसिमल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 46, इसका भी वर्गमूल कितना? 46। अब रूट के अंदर 4 अंक से पहले डेसिमल है तो रूट के बाहर 2 अंक से पहले डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको लिख लेते हैं 0.0046, 2 अंक से पहले हो जाता है ऐसा मेरे से। 4 अंक है तो रूट के बाहर 2 अंक से, तो 046। और यहाँ देखिए रूट के अंदर 6 अंक से पहले डेसिमल है, वर्गमूल तो 46 होगा ही, रूट के अंदर 6 अंक से पहले डेसिमल तो रूट के बाहर 3 अंक से पहले डेसिमल होगा, तो 0.046। और है हो यहाँ 4 4 8 है तो रूट के बाहर 4 अंक से पहले 6 4 0 0.0, बस हो गया। 6 6 4 10, 6 4 10 है 1 11, 6 4 10 है 1 11, 4 और 1 5, 5.1106, 5.1106 हो जाएगा। ओके देखिए का ये अच्छा कितना लगातार लगता है, 3-4 सवाल ऐसा करा चुके हैं, 4 सवाल, ये मेरे ख्याल से चौथा सवाल होगा, एक ही टाइप का सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। का विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। 2 तरीका इसको बताए थे, जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिएगा उसमें 2 तरीका हमने बताया था, उससे पहले वाला वीडियो भी देखिएगा तो उसमें भी हमने दोनों तरीका आपको एक्सप्लेन किया था। तो एक से कर लेते हैं। विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना कर दिए, तो देखिए पहले एसपी था कुछ विक्रय मूल्य होगा, इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिए यानी 2 एसपी कर दिए, ठीक है। पहले था एसपी अब 2 एसपी हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ है? तो एसपी। क्लियर है बात? इतना वृद्धि हुआ। आगे कहा कि लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो गया। प्रॉफिट पहले पी होता था, अब प्रॉफिट हो गया कितना? 3 गुना यानी कि 3p। तो पी था 3p हो गया, तो कितना बढ़ा? 2p बढ़ा। अच्छा ये लाभ जो है 2p बढ़ा है, ये बढ़ने का रीजन क्या है? तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य को बढ़ा दिए हैं जिसके वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, यानी कि जो चेंज विक्रय मूल्य में किए हैं वही चेंज प्रॉफिट में हुआ होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य को बढ़ाए कितना? एसपी, जिसके वजह से लाभ बढ़ गया कितना? 2p, ठीक है। अब यहाँ एसपी और प्रॉफिट का रेशियो लिखिएगा, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा। एसपी कुछ नहीं यानी कि 1 तो है ना, तो इंटरचेंज हो जाएगा 1। अब 2 में बेचे 1 का लाभ हो गया, यानी खरीदे होंगे कितना में? 1 पे, तो का लाभ प्रतिशत बताइए। तो 1 का लाभ क्रय मूल्य 1 पर परसेंट 100 से गुना, यानी कितना? 100%। क्लियर है बात? चलिए देखिए, कहा नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट देखिए, कहा त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। सही तो है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही तो मीडियन होती है, यानी यह स्टेटमेंट सही है। कहा त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सर करता है 2:1 में, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो केवल कथन 2 सत्य है नहीं, दोनों ही कथन दोनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन सी। क्लियर है बात? चलिए देखिए ये अच्छा सवाल है। का ए और बी ने इतने इतने के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी में प्रवेश किया है। ए और बी के पूंजी का रेशियो दिया है, पहले इसको अरेंज कर लीजिए। रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, भिन्न में दिया है तो इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 और 12 से कटने वाला नंबर कितना? 12 से गुना कर लेंगे, तो 3 चौक 12, 12 एकम, तो 11 एकम कितना हो गया? 11 हो गया। ये तीनों के पूंजी का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो है। आगे कहा एक सक्रिय भागीदार होने के नाते, सक्रिय साझेदार या सक्रिय भागीदारी होने के नाते यानी एक्टिव पार्टनर होने के नाते ए को वार्षिक लाभ में से 2.5 लाख रुपए मिलता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा।
कहा कि सर ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर होने के कारण टोटल जितने का प्रॉफिट होता है उसमें से 2.5 लाख रुपए उसको मिलता है। एक्टिव कहने का मतलब वैसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी लगाता हो और साथ के साथ उसमें काम भी करता हो, तो उसको एक्टिव पार्टनर होने के नाते यानी काम करने के वजह से 2.5 लाख रुपए उसको पहले ही मिल गया। और का शेष लाभ उनके बीच उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया गया और बचा हुआ पैसा जो है दोनों के बीच में पूंजी के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। का ए को 1 वर्ष के बाद लाभ के रूप में कुल 5.7 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। तो वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा। कितना अच्छा सवाल है, लोग अगर नहीं इस चीज को कंसीडर करेगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एक बात बताइए, ए को टोटल लाभ मिला है कितना, 5.7 लाख। इस 5.7 लाख में से 2.5 लाख रुपए तो उसको एक्टिव पार्टनर होने के वजह से मिला है। 2.5 लाख रुपए एक्टिव पार्टनर होने के वजह से मिला है। तो इन्वेस्टमेंट करने के कारण कितना मिला होगा, इन्वेस्टमेंट करने के कारण कितना मिला होगा, तो टोटल जितना का प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये 2.5 लाख घटा दीजिएगा तो बाकी जो 3.2 लाख है ये ए को इन्वेस्टमेंट करने के कारण मिला होगा। समझ पाए हैं बात को? सर 2.5 लाख रुपए तो ए को एक्टिव पार्टनर होने के कारण मिल गया और शेष लाभ उनके बीच में पूंजी के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। शेष लाभ को अगर पूंजी के रेशियो में डिवाइड किए तो ये देखना पड़ेगा ना कि ए को पूंजी लगाने के वजह से कितना लाभ मिला। तो टोटल ए को लाभ हुआ है 5.7 लाख का मिला है, उसमें से 2.5 लाख एक्टिव पार्टनर होने के वजह से, तो 7.5 में से 2.5 गया तो 3.2 लाख मिला होगा इन्वेस्टमेंट करने के कारण। और इन्वेस्टमेंट किया है 4:11 के रेशियो में, यानी कि ए को लाभ मिलेगा 4, पर एक्चुअल में मिला है कि ना 3.2 लाख, 4×8 = 32, यानी कि 0.8 गुना। तो इसका 0.8 गुना कर दीजिएगा तो 11×8 = 88, यानी 8.8 लाख। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अच्छा सवाल था, इसको थोड़ा सा 1-2 बार रीडिंग करके आप लोग बनाइएगा खुद से। चलिए देखिए, कहा 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400, बहुत आसान सवाल है, भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी बी को अगर 100 मिला है तो इसका 120%, 120% यानी 120 रुपए ए को मिला है। रेशियो लेंगे 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, 0 से 0 कट गया ना, तो 2 6 12, 2 5 10 6 बार। दोनों को मिलाकर टोटल राशि है कितना, 4400। अनुपात में टोटल कितना, 6 5 11। अब पूछा है किसका, बी को कितना मिला, तो 5 से गुना कर दीजिए, 11 चौक 44, 4 5 20, यानी कि 2000। ऑप्शन सी। चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड आप लोग भी अपना बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। का ये अच्छा सवाल है, का एक कंटेनर को भरने के लिए 2 ट्यूब सफेद और नीली की आवश्यकता होती है। भरने के लिए 2 ट्यूब है, सफेद और नीली। का सफेद ट्यूब को कंटेनर को भरने में 12 मिनट लगता है। सफेद यानी व्हाइट वाला जो ट्यूब है पूरा कंटेनर भर देगा 12 मिनट में, और नीला यानी कि ब्लू वाला जो ट्यूब है ये पूरा कंटेनर 14 मिनट में भर देगा। का कंटेनर को तीसरी ट्यूब पीली द्वारा 8 मिनट में खाली किया जा सकता है, यानी एक येलो ट्यूब है जो पूरे कंटेनर को 8 मिनट में खाली कर देगा, यानी 2 ठो भरने वाला और 1 ठो खाली करने वाला है। आगे का, यदि सभी नलियां एक ही समय में खोल दी जाएं तो 7 मिनट के अंत में कंटेनर का कौन सा हिस्सा खाली रह जाएगा, यानी कि जब तीनों को एक इकट्ठे ओपन करिएगा तो 7 मिनट के बाद कितना खाली रह जाएगा ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई पहले टंकी का कैपेसिटी बताइए कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 12 एकम 12, 12 चौक 48 या 168। एलसीएम निकालेंगे फैक्टर करके, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48 भरने वाला है प्लस से, 14 एकम 14, 14 दूना 28 भरने वाला है प्लस से, 8 दूना 16, 8 एकम में खाली करने वाला है तो माइनस से। क्लियर है बात? अब कहा कि सभी नली को एक साथ ओपन कर दिए, तीनों को एक साथ ओपन कर दिए, तो 7 मिनट के अंत में कंटेनर का कौन सा भाग खाली रह जाएगा, यानी सिंपल ये पहले आप देख लीजिए कि 7 मिनट में कितना भर जाएगा, 7 मिनट में कितना भर जाएगा। तो जब तीनों को इकट्ठे ओपन करेंगे 14 भरेगा, ये 12 भरेगा, 14 और 12 26 भरेगा, उसमें से ये 21 निकाल देगा, 26 भरेगा 21 निकाल देगा, तो टंकी में जाएगा कितना, सही है ना, वो देख लीजिए तो 14 14 दूना 28, 12 एकम 12, 4 12 चौक 48, 8 दूना 16, सही तो है। 26 में से 21 निकाल देगा, कितना भरेगा, 5।
हर मिनट 5 लीटर भरेगा। जब तीनों एक साथ ओपन कर दीजिएगा तो हर मिनट 5 लीटर भरेगा। और चला है सात, तीनों साथ में क्या मिनट तक, तो 7 मिनट तक। तो 7 मिनट में भर गया है कितना, 35। 35 भर गया टोटल कितना में से, 168 में से। तो आप बोलेंगे ना कि सर 35 भर गया, या फिर यहीं पे लिखिए ना, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर से गुना करिए काटिए, दिक्कत है। तो 1 मिनट में तीनों जब चलेगा तो 1 मिनट में टंकी में पानी जाएगा 5 लीटर। और चला है 7 मिनट तक, तो 7 मिनट में इतना भर जाएगा, 7 मिनट में इतना भर जाएगा। टोटल कितना में से, तो टोटल 168 बट्टा में। समझ पा रहे हैं ना बात को। 1 मिनट में तीनों जब इकट्ठे चलेगा तो 5 लीटर भरेगा, और 7 मिनट तक चला तो 7 मिनट में इतना भर देगा। और इतना भर गया है कितना में से, 168 में से। तो टोटल 168 बट्टा में। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 चौक 28, यानी कि 5/24 7 मिनट में भर गया है। तो बताइए शेष बच रहा होगा कितना, 19/24, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये आसान सा सवाल है, इसको थोड़ा जल्दी करिए। 3 एकम 3 प्लस 1 कितना, 4/3 गुना 4 1 5/4 गुना 5 1 6/5। क्रॉस करिएगा तो n -1 +1 -1 +1 कट जाएगा, बच जाएगा n, और बट्टा में n -1। बस देखिए कटने का नेचर क्या है, किस प्रकार से कट रहा है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे 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 ऐसे, खत्म। ऊपर में बच गया n और इधर नीचे में बच गया 3, तो n/3, ऑप्शन बी। ओके, चलिए। का विकास और राजू के आय विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आय का अनुपात, ये अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। कहा 2020 में, एक हैं विकास जी और एक हैं राजू जी। कहा कि 2020 में इनके इनकम का रेशियो, 2020 में इनके इनकम का रेशियो, 2020 में इनके इनकम का रेशियो कितना था, 5:4 था। ध्यान से सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट किए रहिए बोर्ड पे। का वर्ष 2021 में विकास की आय का अनुपात 2020 में 3:5 है। यानी कहने का मतलब यह है कि विकास के 2021 और 2020 के इनकम का जो रेशियो है 3:5 है। विकास के वर्ष 2021 और 2020 में इनकम का रेशियो 3:5। 3:5 कहने का मतलब 2021 में इनकम अगर 3 यूनिट था तो 2020 में इनकम 5 था। क्लियर है बात। आगे का राजू के आय का वर्ष, राजू के आय का वर्ष 2021 में और 2020 में रेशियो 3:2, यानी कि 2021 और 2020 में राजू के इनकम का जो रेशियो था ये 3:2 था। का यदि वर्ष 2021 में विकास और राजू के आय का योग 10,242 है तो 2020 में राजू का आय क्या होगा। अच्छा 2021 का दिया है रियल वैल्यू, तो 2021 का रेशियो भी चाहिए। आराम से थोड़ा सा समझिए, थोड़ा। एक तो मेंटली इस सवाल को कर सकते हैं आप, मेंटली कर सकते हैं कैसे, कि विकास के 2021 का इनकम यहाँ पे है ही, तो यहीं से समझिए। विकास के 2021 और 2020 का दिया, यानी कि 2021 में विकास का इनकम 3 और 2020 में इनकम कितना, 5। यहाँ 2020 का इनकम 5 यूनिट है और यहाँ विकास के 2020 का इनकम भी कितना यूनिट, तो यहाँ 2020 में 5, यहाँ भी 2020 में, तो 5 यूनिट 5 यूनिट सेम हो गया। तो 2021 में इनकम कितना होगा, 3। सेम है रेशियो 5:3। अच्छा यहाँ देखिए तो 2021 में और 2020 में अनुपात है। 2021 में राजू का आय 3 यूनिट और 2020 में आय है 2 यूनिट। 2020 में राजू का आय यहाँ क्या यूनिट है, तो इसका क्या गुना है, 2 का क्या गुना, तो यहाँ 3 का 2 गुना कितना होगा 2021 में, 6। काम खत्म, बस इतना ही करना था और ये कर गए, हो गया। अब देखिए 2021 में दोनों के इनकम का योग कितना है, 2021 में दोनों के इनकम का योग 6 या 3 9, पर एक्चुअल में है कितना, 10,242। अनुपात में कितना है, 9 है। पूछा है क्या, 2020 में राजू का है, 2020 में राजू का है कितना, 4 यूनिट। अब पूरा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 9 8 72, 8 जो भी जितने बार में भी कटेगा उस नंबर का इकाई अंक 8 रहेगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 इकाई अंक 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये मत आप लोग समझ जाइएगा कि सर 8 बार में कैसे काट दिया। अरे भाई जो भी जितना, चूंकि 9 8 यूनि डिजिट कंपेयर कर लिए, 9 8 72, जितना बार में भी कटेगा उस नंबर का इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। और जो भी रिजल्ट आएगा इसका इकाई अंक 8 है, गुना 4 करिएगा तो 4 8 32 इकाई अंक 2 रहेगा। बस एक ही ऑप्शन में 2 है, नहीं तो पूरा कर लेंगे।
देखिए कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 2 से पूरा पूरा कट जाए। अच्छा 10 से पूरा पूरा कट जाए मिल गया, ठीक है। 10 से कटने का तो एक ही तरीका है कि सर संख्या का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कहा कि इसमें क्या जोड़ दें ताकि 10 से कट जाए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसको जोड़ने पर, इस संख्या में जोड़ने पर लास्ट डिजिट 0 बन जाए, तब ना 0 अगर रहेगा तभी 10 से कटेगा। तो देखिए तो कोई ऑप्शन है जिसको उसमें जोड़ने पर 10 0 आ जाएगा लास्ट में, कोई है? कौन है? 8। हाँ 8 अगर ऐड करिएगा, 8 ऐड कर देंगे तो लास्ट में आ जाएगा 0, आ जाएगा ना, 40 हो जाएगा, 35 34 40 हो जाएगा ना, और 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कोई नहीं है तो बस हो गया ऑप्शन है। हाँ नहीं तो बेसिक तो कई बार बता ही चुके हैं। देखिए का एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्च पर, 22% घर के किराया पर और 40% घरेलू खर्च पर और राशन पर, शेष आय का 50% बच्चों के शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना? एक बात बताइए यार, मान लेते हैं उसका टोटल इनकम है 100, कहा है कि 22% घर के किराए, 40% घरेलू खर्च पर, तो रेंट पर और घरेलू खर्च पर 22 और 40 62% खर्च कर दिया। रेंट और घरेलू खर्च पर 62%, तो 100 का 62% यानी कि 62 रुपया खर्च किया किस किस चीज पर? तो रेंट पर और हाउस मतलब बाकी घर का कुछ खर्चा है उस पर खर्च किया 62। आगे का शेष आय का 50% बच्चों के शिक्षा और अन्य मदों पर, तो शेष का 50%, 100 में से 62 खर्च कर दिया तो शेष बच रहा होगा कितना? शेष बच रहा होगा मेरे प्यारे भाई कितना? 38 शेष बच रहा होगा, 38 है ना, हो 38 शेष बच रहा होगा, 62 है, हाँ तो 38 बच रहा होगा। उसमें से का 50% बच्चों के शिक्षा और अन्य मदों पर, यानी कि एजुकेशन और अदर जो भी मद होगा उस पर 50% यानी आधा, तो 38 का आधा 15 खर्च कर दिया। 17 दूना 34, 17 19 ना हो 19, ठीक है 19। और आगे कहा उसकी मासिक बचत। अब जो सेविंग है ये सेविंग कितना होगा? तो 38 में 19 खर्च कर दिया, 19 हो जाएगा। फिर से समझिए, दिक्कत नहीं ना, फिर से समझ। टोटल इनकम है 100, कहा कि सर 22% घर के किराया, 40% घरेलू खर्च और राशन पर, तो 22 और 40 62%, रेंट और हाउस पे खर्च कर दिया है 62, तो 100 में से 62 खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा कितना? 38। अब आगे कहा शेष आय का, यानी ये जो रिमेनिंग बच रहा है 38 रुपए, इस रिमेनिंग का 50% बच्चों के शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च किया। 50% कहने का मतलब आधा, तो 38 का आधा 19 रुपया एजुकेशन और अदर मदों पे खर्च कर दिया, तो 38 में से 19 खर्च कर दिया तो फाइनली सेविंग किया कितना? 19। लेकिन एक्चुअल में उसका सेविंग है कितना? 3800, यानी कि 19 यूनिट का वैल्यू दिया है 3800, यानी कि डबल हो रहा है। तो कहा कि शिक्षा और अन्य मदों पर, तो एजुकेशन और अन्य मदों पर भी 19 यूनिट ना, तो 19 का वैल्यू कितना? 38 से 100 हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था बस। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। का 58 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 के चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी बाई को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। का ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और एक दूसरे को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर गई। पहला स्टेटमेंट ये है क्रॉसिंग का। आगे का रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स के लंबाई से 2 गुना है। बाई का जो लंबाई है वो एक्स से 2 गुना है। का रेलगाड़ी बाई एक पुल को अगर 54 सेकंड में पार कर जाती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। यानी इस सवाल में डबल क्रॉसिंग का घटना घट रहा है और सवाल अच्छा है। पहले बताइए कि जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? दोनों रेलगाड़ी को अपनी अपनी लंबाई के योग जितना दूरी तय करना होगा। तो आप बताइए, आप सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, होता है कि नहीं होता? और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो दोनों रेलगाड़ी को अपनी अपनी लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। मानते हैं इस बात को? आ जाइए, 58 किलोमीटर पर आवर से एक्स जा रहा है, 50 के चाल से बाई जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुड़ जाएगा, यानी 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना।
और इतना के चाल से चलकर एक दूसरे को पार कर गई कै सेकंड में, 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में तय की गई दूरी, चाल गुना समय ये दूरी होगा। और ये दूरी किसका होगा? दोनों ट्रेन के लंबाई का योग हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 18 से काटिएगा 6 बार, 6 पचे 30, 16 तिया 48, यानी 480। और इसने बोला है कि बाई का लंबाई x के लंबाई से 2 गुना है। तो बाई का जो लंबाई है x के लंबाई से कै गुना है? 2 गुना है। तो x का लंबाई अगर 1 है तो बाई का लंबाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दोनों के लंबाई का योग दिया है 480। तो 1 का 2 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 480। तो 1 यूनिट बराबर 16 तिया 48, 160। 1 यूनिट 160 है, तो बाई का लंबाई कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 320 मीटर। और x का लंबाई कितना हो जाएगा? 160 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे कहा, लास्ट वाला लाइन देखिए, कहा रेलगाड़ी बाई की एक पुल को 54 सेकंड में अगर पार कर जाती है, रेलगाड़ी बाई जो है पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो कहा पुल की लंबाई। तो सर पुल को अगर पार की है तो पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के योग जितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो बाई का चाल है कितना? 50। तो 50 के चाल से चलकर किलोमीटर बराबर है मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना। इतना के चाल से चलकर पुल को पार कर गया है कै सेकंड में? 54 सेकंड में। तो 54 सेकंड में तय की गई दूरी, चाल गुना समय, चाल गुना समय जो ये दूरी आएगा, ये ट्रेन बाई का लंबाई प्लस पुल का लंबाई का योग होगा। बाई का लंबाई तो 320 है, इधर दिख रहा है हो, हाँ दिख जाएगा 320। अब प्लस पुल का लंबाई मान लेते हैं p। हो गया। 18 से काट दीजिए 3 बार, तो 320। अच्छा थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल था। प्लस 5 पचे 25 या 75, 750। ऐसे सवाल को करने में आपको थोड़ा गोली जितना फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0 3 430। तो पुल का लंबाई 430, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, का एक वृत्ताकार बाग का परिधि 253 मीटर है। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से उससे समतल करवाने का, जो बाग है वृत्ताकार उसको पूरा कंप्लीट समतल कराने का पूछ रहा है कि खर्च क्या आएगा। तो पहले उस बाग का एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो बताइए, परिधि दिया 253, परिधि होता है 2 पाई आर, दिया है कितना? 253। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, 7 दूना 14, 216, 161/4 रेडियस। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, रेडियस का स्क्वायर करिए यानी 161/4 गुना 161/4। ये वृत्ताकार बाग का एरिया आ जाएगा। ये वृत्ताकार बाग का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाग का एरिया है। अब कहा खर्च क्या होगा, जबकि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट है, यानी 1 वर्ग मीटर का 8 रुपया। तो इस पूरे इतने एरिया का 1 वर्ग मीटर पर 8 रुपया, तो इतना का खर्चा कितना? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काट दीजिए 2 बार, 7 से काटिए 7 दूना 14, 7 21, 2 से काट दीजिए 11 बार। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, बस एक ठो में 0 है तो देख लेते हैं। काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करेंगे। 1 गुना 3 3, 3 एकम 3, इकाई अंक कितना है? 3 है। कोई है जिसका इकाई अंक 3 है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। का एक तौली को जब विरंजित किया जाता है तो उसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कमी। तो देखें, लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज चेंज दिया है, एरिया में परिवर्तन पूछा है, तो ये भी फॉर्मूला से कर लेंगे। इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लंबाई को 25 बढ़ाए हैं हो, लंबाई को 25% और चौड़ाई कम हो गया है, तो -25, चौड़ाई 15 कम हो गया, -15, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 गुना 15 और बट्टा में 100। काट देते, लेकिन काटेंगे तो पॉइंट बैठाने में मुश्किल होगा, रहने दीजिए। -25 -15 माइनस का 40, अब प्लस 15 पचे 75, हाथ मेरा 7, 15 दूना 30 और 7 37, बट्टा वाला 2 जीरो हटाएंगे, डेसिमल 2 अंकों से पहले 3.75, घटा दीजिएगा तो 5 2 37 यानी कि 36, माइनस में आ गया यानी कि 36.25% का क्या होगा? माइनस में यानी कमी ना, कमी होगा 36.25%, ऑप्शन सी। क्लियर है बात?
कहता है पी क्यू, ये थोड़ा लॉजिकल है सवाल देखने में इतना बड़ा, पर एक सेकंड का सवाल है ये। पी क्यू को 400 मीटर, पी क्यू को 400 मीटर के दौड़ में 2 सेकंड का शुरुआत देता। शुरुआत कहने का मतलब हुआ कि ये बोला कि भैया ऐसा कर, आप 2 सेकंड पहले ही दौड़ जाइए, जब रेस स्टार्ट होना है उससे 2 सेकंड पहले ही आप दौड़ जाइए। क्लियर है बात? यानी कि रेस अभी शुरुआत नहीं हुआ है, रेस शुरू होने के 2 सेकंड पहले ही क्यू दौड़ चुका है आगे का। लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। जैसे देखिए ये ट्रैक है, ये 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ से रेस स्टार्ट करना है, कहा क्यू 2 सेकंड का स्टार्ट ले लिया है, यानी कि 2 सेकंड पहले ही क्यू दौड़ गया, यानी क्यू यहाँ से दौड़ेगा और पी यहाँ से दौड़ेगा। और अब रेस जब स्टार्ट हुआ दोनों फाइनल बिंदु पर एक ही साथ पहुँचता है, फाइनल बिंदु पर एक ही साथ पहुँचता है। तो भाई एक बात जरा दिमाग पर जोर देकर सोचिए, जब क्यू 2 सेकंड पहले दौड़ना शुरू किया तब जाके दोनों फाइनल पॉइंट पर जो है एक साथ पहुंचा। अगर क्यू को 2 सेकंड का स्टार्ट नहीं मिला होता तो क्यू रेस 2 सेकंड से क्या हो जाता, हार जाता। यानी ये 2 सेकंड आगे से दौड़ना शुरू किया और पी यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तब जाके दोनों फाइनल बिंदु पर एक साथ पहुंचा। अगर दोनों इनिशियल स्थान से एक साथ अगर दौड़ना शुरू करता तो क्यू 2 सेकंड पीछे रह जाता, यानी 2 सेकंड से हार जाता। कोई जरूरत नहीं था, ऐसे ही बता रहे थे। देखिए कहा लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी कर लिया। समझ गए बात? दोनों क्यू 2 सेकंड आगे से दौड़ना शुरू, 2 सेकंड पहले दौड़ चुका है, उसके बाद रेस स्टार्ट हुआ, दोनों फाइनल बिंदु पर एक साथ पहुंचे। यदि क्यू चाल 2 मीटर पर सेकंड है, क्यू का चाल 2 मीटर पर सेकंड, तो कितना आसान है वो। क्यू को टाइम कितना लगेगा, पूरा रेस है 400 मीटर का, 2 मीटर पर सेकंड के चाल से जाएगा तो 400 मीटर कंप्लीट करने में समय लगेगा कितना, 200 सेकंड। 200 सेकंड क्यू को टाइम लगा है। का पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय, तो आप बताइए 2 सेकंड का स्टार्ट पहले ही ना क्यू को मिल चुका है, तब जाके उसको 200 सेकंड लगा है, तो पी को टाइम कितना लगा होगा, तो क्यू से 2 सेकंड कम लगा होगा, यानी कितना 198 सेकंड लगा होगा। ऑप्शन ए। ओके चलिए देखिए लास्ट सवाल है। ओके आप बताना, x से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस x से गुना करेंगे तो x कैंसिल 2 और दाएं साइड है 5/x, ये इधर आके घट जाएगा तो 5x माइनस 5/x, अब -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 1/x कॉमन वाला 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/5। समझ रहे हैं ना हो? अब यहाँ से बताइए, अब पूछा है एक तो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कई बार बताए हैं, माइनस वाला दिया है, प्लस वाला में पावर डबल हो रहा है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ लेंगे। और नहीं जो लोग समझ पाएंगे वो बेसिक बनाइए, जो समझ जाएंगे वो तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, स्क्वायर करके 2 जोड़ लेना। जब पावर डबल हो रहा हो तो स्क्वायर करके 2 जोड़ लीजिए। 2/5 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 2 जोड़ लेना है तो 4/25, अब +2 तो 25 दूना 50 4 54/25, 54/25 ऑप्शन। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए इसका आप वर्ग करिए, वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर 4/25, दोनों साइड ना स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर किए तो उधर भी करना पड़ेगा। अब x कट जाएगा। अब बताना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 4/25 में 2 जोड़ दीजिए तो 25 दूना 50 4 54/25 हो जाएगा। तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।